आज हमारे सामने जो स्रोत है ना, वे सच में चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। मैंने भी जब इन्हें देखा तो मतलब ये भारत की सीमाओं और उसके बीचों बीच खड़े विशाल पहाड़ों के बारे में है जो हवाओं का रास्ता ही मोड़ देता है। और नदियों का जन्म तय करता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मॉनसून की बारिश कहाँ गिरेगी और साइबेरिया की वो जो जमा देने वाली सर्द हवाएं हैं वो कहाँ रुकेंगी, ये सब इन्हीं पत्रों की बनावट तय करती है। हाँ बिल्कुल। और स्रोतों में जो नक्शा दिया गया है उसे देखने पर सबसे पहली बात जो उभर कर आती है वो 3 टियर वाली बात ना। हाँ, कि भारत का भूगोल किसी बहुत बड़े किले की त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली या 3 tier सिक्योरिटी सिस्टम जैसा काम कर रहा है। सही कहा। इसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे ऊपर एक उत्तरी दीवार है जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिमालय और शिवालिक की विशाल श्रृंखलाएं शामिल हैं। और फिर बीच में एक अलग ही बेल्ट नजर आती है, मध्य भारत, जिसमें अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा और राजमहल की पहाड़ियां हैं। और अंत में सुदूर दक्षिण की ओर वो दक्षिणी प्रायद्वीप है जिसमें पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी शामिल हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे इन तीनों स्तरों को अलग-अलग काम सौंपे गए हैं। बिल्कुल। तो मैं ये सोच रहा था, क्या इनके निर्माण और स्वभाव में भी उतना ही बड़ा अंतर है? अरे जमीन आसमान का अंतर है। और यहीं से भारत के भूविज्ञान की सबसे दिलचस्प कहानी शुरू होती है। ये तीनों स्तर ना धरती के इतिहास के बिल्कुल अलग-अलग दौर में बने हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि उत्तरी दीवार दुनिया की सबसे नई और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब वो अभी भी बन रही हैं? हाँ, वे आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर ऊपर उठ रही हैं। उनका काम बहुत आक्रामक है, विशाल बर्फीले तूफानों को रोकना। बाप रे। और दूसरी तरफ जब हम मध्य भारत की अरावली या विंध्यन की बात करते हैं तो वे दुनिया के कुछ सबसे पुराने पहाड़ों में से हैं। करोड़ों सालों की बारिश और हवाओं ने उन्हें घिस दिया है। तो उन्होंने एक बहुत मजबूत नींव का काम किया है। बिल्कुल। मतलब उत्तर वाले पहाड़ युवा और आक्रामक हैं, जो अभी भी अपनी जगह बना रहे हैं, और बीच वाले बूढ़े, अनुभवी और स्थिर हैं। एकदम सही। और दक्षिण वाले, उनका क्या रोल है? दक्षिण के पहाड़ ना मॉनसून के लिए एक विशाल जाल की तरह काम करते हैं। वे अरब सागर से आने वाले नमी से भरे बादलों को रोककर पूरे प्रायद्वीप में जीवनदायी बारिश करवाते हैं। ओह, तो वे मौसम के सबसे बड़े नियंत्रक हैं। हाँ बिल्कुल। यार, ये सचमुच कमाल की बात है कि कैसे हिमालय को हम सिर्फ एक रक्षक मानते हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्रकृतियां पल रही हैं वे एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। सही कहा आपने। चलिए इसी उत्तरी दीवार के सबसे ऊंचे हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। डेटा में पहला नाम है गॉडविन ऑस्टिन या K2 का। K2। 8,811 मीटर की ऊंचाई, काराकोरम रेंज में स्थित ये उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन स्रोत में इसका जो कोड नेम दिया गया है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। हाँ, सैविज माउंटेन यानी खूंखार पहाड़। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट बताता है कि इसका खतरा स्तर अत्यधिक है और अन्नपूर्णा के बाद यहाँ मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। पता है, इसका सैविज या खूंखार होना सिर्फ इसकी 8,811 मीटर की ऊंचाई की वजह से नहीं है। ये इसके अक्षांश और वहाँ के मौसम विज्ञान का सीधा नतीजा है। अच्छा, तो इसके पीछे भी साइंस है? हाँ, दरअसल K2 माउंट एवरेस्ट की तुलना में भूमध्य रेखा से बहुत दूर उत्तर में स्थित है। इसका मतलब है कि वहाँ हवा का दबाव एवरेस्ट से भी कम होता है। बाप रे, सांस लेना और भी मुश्किल। बिल्कुल। इसके अलावा इसका आकार एक बहुत ही खड़ी पिरामिड नुमा चट्टान जैसा है। जब जेट स्ट्रीम्स यानी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में चलने वाली बेहद तेज हवाएं इस चोटी से टकराती हैं तो क्या होता है? तो वहां का मौसम कुछ ही मिनटों में जानलेवा बर्फीले तूफान में बदल जाता है। ये एक ऐसा भंवर है जहां प्रकृति किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं करती। तो ये सिर्फ एक खड़ी चट्टान नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जहां मौसम सबसे हिंसक रूप ले लेता है। एकदम। लेकिन ठीक इसी के समानांतर एक और नाम है कंचनजंगा। 8,586 मीटर ऊंचा, हिमालय श्रृंखला में दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। एक तरफ K2 मौत का खेल खेल रहा है, लेकिन कंचनजंगा के बारे में स्रोत कहता है कि इसे बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। मतलब मौत के पहाड़ के ठीक बगल में खजाने का पहाड़। ये विरोधाभास बहुत खूबसूरत है ना? हाँ। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें
तो कंचनजंगा का ये नाम इसके 5 मुख्य शिखरों की वजह से है। अच्छा, 5 शिखर। हाँ, जिन्हें सदियों से आसपास के लोग भगवान के खजाने मानते आए हैं। सोना, चांदी, रत्न, अनाज और पवित्र ग्रंथ। क्या बात है। लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो ये खजाने असल में वे विशाल ग्लेशियर हैं जो आसपास की नदियों को मीठा पानी देते हैं। ये चोटी विनाश का नहीं बल्कि पोषण और जीवन का प्रतीक मानी जाती है। पोषण से याद आया, नंदा देवी का मामला तो और भी अनोखा लगता है। 7,816 मीटर की ऊंचाई वाली ये चोटी गढ़वाल हिमालय में। नंदा देवी, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये पूरी तरह से भारत के अंदर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो कुछ और है। क्या? वो ये है कि इसके आसपास नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है जहां स्नो लेपर्ड जैसे जीव रहते हैं। मतलब इतनी कठोर ऊंचाई और जमा देने वाली ठंड में इतना समृद्ध जीवन कैसे पनप सकता है? यही तो नंदा देवी की सबसे बड़ी खासियत और रहस्य है। इसका आकार ना एक विशाल कटोरे या रिंग जैसा है। एक रिंग? हाँ, चारों तरफ से 7,000 मीटर से ऊंची चोटियों ने एक अभेद्य घेरा बना रखा है। इस घेरे के अंदर जाने का सिर्फ एक ही बहुत संकरा रास्ता है, ऋषि गंगा गॉर्ज। नो, मतलब ये पूरी तरह से बंद है। लगभग। इस ऊंची रिंग की वजह से बाहरी बर्फीली हवाएं और इंसानी दखल अंदर नहीं पहुंच पाते। इस रिंग के अंदर एक माइक्रो क्लाइमेट या सूक्ष्म जलवायु बन जाती है। अरे वाह। हाँ, यह जगह एक प्राकृतिक इंक्यूबेटर की तरह काम करती है, जिसने स्नो लेपर्ड और ऊंचाई वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों को सदियों से एक सुरक्षित पनाहगाह दे रखी है। क्या बात है, प्रकृति ने खुद ही अपने लिए एक किला और एक अभयारण्य दोनों बना लिए। बिल्कुल। अच्छा, उत्तरी दीवार की इसी लिस्ट में पूर्वी हिमालय की एक चोटी कांटो का जिक्र है, जो 7,060 मीटर ऊंची है, अरुणाचल प्रदेश में है। कांटो चोटी। इसे एक बहुत ही अजीब उपनाम दिया गया है, कंगारू रिज। मतलब मैं सोच रहा था कि क्या इस पहाड़ की लकीरें या ढलान कुछ इस तरह से ऊपर नीचे हैं कि दूर से देखने पर कंगारू की पीठ जैसी दिखती होंगी। शायद। या शायद वहां चढ़ने वालों को कंगारू की तरह संकरी लकीरों पर छलांगे लगानी पड़ती होंगी। आपका ये अंदाजा काफी सटीक है। असम में पर्वतारोही अक्सर चोटियों को उनकी भौतिक बनावट और चढ़ाई के दौरान आने वाली चुनौतियों के आधार पर ऐसे नाम देते हैं। जब कोई ढलान एक सीधी रेखा में न होकर लगातार ऊपर नीचे होती है तो उसे पार करना सचमुच कंगारू की तरह उछलने जैसा महसूस होता है। सही बात है। लेकिन कांटो चोटी की जो बात सबसे अहम है ना, वो ये है कि ये पांचुके नदी का स्रोत है, जो आगे चलकर कामेंग नदी में मिलती है। पहाड़ केवल हवा रोकने वाली दीवारें नहीं है, वे असल में विशाल वाटर टावर हैं। वेट, वाटर टावर? यानी ऊंचाई पर जमा बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि पानी का एक रिजर्व है। एकदम सही। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि ये फ्रेश वाटर का एक फिक्स्ड डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट, बढ़िया। हाँ, जब गर्मियों में नीचे मैदानी इलाकों में बारिश नहीं होती, तब इन वाटर टावर्स की बर्फ धीरे धीरे पिघलकर पाचुके जैसी नदियों को जिंदा रखती है। अगर ये वाटर टावर अपना काम करना बंद कर देना तो क्या होगा? तो नीचे की घाटियों में रहने वाले लाखों लोगों का पूरा जीवन चक्र सूख जाएगा। बाप रे। मतलब एक तरफ हिमालय जैसे विशाल, खतरनाक और जीवन देने वाले वाटर टावर है, लेकिन स्रोत सामग्री के पन्ने पलटते हुए जब हम भारत के पूर्वी हिस्से की ओर खिसकते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ मिजोरम के पास ब्लू माउंटेन या फोंगपुई है। इसकी ऊंचाई मात्र 2,156 मीटर है। मतलब 8,811 मीटर वाले केटू की तुलना में ये ऊंचाई कुछ भी नहीं लगती। बहुत छोटी है। लेकिन स्रोत में इसका जो वर्णन है वो किसी जादुई किताब के खुलने जैसा है। हाँ। शानदार पेड़ों और सभी रंगों के फूलों के साथ नीली धुंधली पहाड़ियों का एक परी कथा या फेरी टेल जैसा दृश्य। ऐसा लगता है जैसे हम किसी बिल्कुल अलग ही दुनिया में आ गए हों। ऊंचाई से नहीं मापी जा सकती। सही कहा। ये नीली धुंध कोई साधारण कोहरा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प जीव विज्ञान और भौतिकी का संगम है। अच्छा, वो कैसे? यहाँ के जंगल इतने घने और समृद्ध हैं कि पेड़ लगातार बहुत बड़ी मात्रा में नमी और कुछ विशेष प्राकृतिक गैसें हवा में छोड़ते हैं, जिन्हें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बिल्कुल। जब सूरज की रोशनी हवा में तैरते इन सूक्ष्म कणों से टकराती है तो प्रकाश का बिखराव होता है,
जिसे विज्ञान में रेले स्कैटरिंग कहते हैं। अरे ये तो वही विज्ञान है ना जिसकी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। एकदम सही पकड़ा। तो ये जो जादुई नीला रंग है वो असल में वहाँ के घने जंगलों के सांस लेने का परिणाम है। क्या बात है। ऊंचाई कम होने के बावजूद यहाँ की नमी और मध्यम तापमान एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो रंग बिरंगे ऑर्किड्स और दुर्लभ पक्षियों के लिए। मतलब ये पहाड़ हमें डराता नहीं है, बल्कि प्रकृति की कलात्मकता दिखाता है। बिल्कुल। ये सचमुच अद्भुत है। अच्छा, अब इस नीली धुंध और पूर्वी सीमाओं से बाहर निकलते हुए भारत के हृदय की ओर मुड़ते हैं, यानी मध्य और पश्चिमी भारत। हाँ, जैसा कि हमने पहले बात की, ये भारत के वो प्रहरी हैं जो प्राचीन हैं। अरावली रेंज में गुरु शिखर को देखने पर एक बहुत ही अनोखा संगम दिखाई देता है। गुरु शिखर 1722 मीटर। हाँ, तो इस सब का क्या मतलब है? स्रोत बताता है कि यहाँ एक तरफ भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय का प्राचीन मंदिर है, जो इसका सांस्कृतिक महत्व दर्शाता है। सही है। लेकिन उसी के ठीक बगल में विज्ञान का एक आधुनिक प्रतीक खड़ा है, माउंट आबू वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी। मतलब एक ही पहाड़ की चोटी पर अध्यात्म और खगोल विज्ञान दोनों साथ साथ। और मजे की बात यह है कि ये कोई संयोग नहीं है। इतिहास गवाह है कि इंसान हमेशा से ऊंचाई की तरफ आकर्षित हुआ है। एक सन्यासी या आध्यात्मिक साधक के लिए पहाड़ की चोटी दुनिया के शोर शराबे और सांसारिक जीवन से दूर एक ऐसी जगह है जहां वो एकाग्र हो सकता है। इसीलिए वहां दत्तात्रेय मंदिर जैसी जगहें बनी। बात तो सही है, शांति मिलती है वहां। और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान के लिए भी वो चोटी उतनी ही जरूरी है। टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देखने के लिए माउंट आबू वेधशाला को वहां इसीलिए बनाया गया है क्योंकि 1722 मीटर की ऊंचाई पर ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होती है। मतलब वायुमंडल की वो निचली परत छूट जाती है जिसमें धूल और प्रदूषण होता है। बिल्कुल। वहां हवा पतली और साफ होती है जो तारों को निहारने के लिए एकदम आदर्श है। तो चाहे वो आध्यात्मिक शांति की खोज हो या फिर ब्रह्मांड के रहस्यों की वैज्ञानिक खोज, दोनों ही नजरें उस साफ आसमान की ओर उठती हैं और गुरु शिखर दोनों को वो मंच प्रदान करता है। वाह, इसी मध्य भारत में एक और चोटी का जिक्र है, धूपगढ़। हाँ, सतपुड़ा रेंज में। ये 1350 मीटर ऊंचा है। यहाँ के भूविज्ञान को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे धरती अपना इतिहास खोलकर दिखा रही हो। एकदम सही कह रहे हैं आप। स्रोत बताता है कि यहाँ की चट्टान की संरचना बेसाल्टिक है, जिसमें स्लेट, शिस्ट और ग्रेनाइट के भंडार प्रचुर मात्रा में हैं। ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे धूपगढ़ कोई सामान्य पहाड़ नहीं, बल्कि एक ओपन एयर भूविज्ञान म्यूजियम हो। बिल्कुल। धूपगढ़ करोड़ों सालों की उथल-पुथल का एक लाइव रिकॉर्ड है। ये जो नाम सामने आए ना, बेसाल्ट, स्लेट, शिस्ट, ये धरती के बेहद हिंसक अतीत की गवाही देते हैं। वो कैसे? बेसाल्टिक चट्टानें इस बात का सबूत है कि लाखों साल पहले उस इलाके में भयंकर ज्वालामुखी फटे होंगे, जिनका उबलता हुआ लावा बहकर बाहर आया और समय के साथ ठंडा होकर उन काले पत्थरों में बदल गया। ओहो, और वो स्लेट या शिस्ट जैसी चट्टानें? वे मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टानें हैं। जब जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती हैं ना, तो उनके भारी दबाव और अत्यधिक गर्मी से पुरानी चट्टानों की संरचना पूरी तरह बदल जाती है। धूपगढ़ पर खड़े होने का मतलब सिर्फ 1350 मीटर की ऊंचाई पर होना नहीं है, बल्कि समय की उन लाखों परतों को महसूस करना है जब धरती आग उगल रही थी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। और इन गर्म पुरानी चट्टानों से होते हुए हम पश्चिमी भारत के सह्याद्री रेंज में महाबलेश्वर तक पहुंचते हैं। 1439 मीटर की ऊंचाई। हाँ, महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित ये जगह अपने आप में एक अजूबा है। आसपास के तटीय इलाकों में भयंकर उमस और गर्मी होती है, लेकिन महाबलेश्वर में एकदम ठंडा मौसम रहता है। ये तो एक तरह से प्राकृतिक एयर कंडीशनर हो गया। यहाँ पर हम ना लैप्स रेट के सिद्धांत को साफ तौर पर काम करते हुए देख सकते हैं। अच्छा, लैप्स रेट। हाँ, भौतिक विज्ञान का सीधा सा नियम है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा का दबाव कम होता जाता है और हवा फैलने लगती है। जब गैस फैलती है तो वो अपनी ऊर्जा खोती है और ठंडी हो जाती है। हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। ओहो, तो ये है विज्ञान इसके पीछे। इसीलिए नीचे समंदर के किनारे चाहे जितनी गर्मी हो, 1439 मीटर ऊपर महाबलेश्वर में मौसम एकदम बदल जाता है। बहुत खूब। अच्छा, मध्य भारत में हमने देखा कि ऊंचाई 1300 से
1700 मीटर के आसपास है। हाँ, लेकिन जब हम इस त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली के तीसरे और अंतिम हिस्से यानी भारत के दक्षिणी ताज की ओर बढ़ते हैं तो एक बात बहुत हैरान करती है। वो क्या? सुदूर दक्षिण में पहुंचते ही पहाड़ अचानक से फिर बहुत ऊंचे होने लगते हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी जिले की चोटी डोडा बेट्टा को देखिए, जी। ये 2637 मीटर ऊंची है। हम्म। मध्य भारत से दक्षिण आते हुए ये ऊंचाई अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? इसके पीछे ना एक बहुत ही हिंसक और विशाल भूवैज्ञानिक घटना है। अच्छा, करोड़ों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप और मैडागास्कर एक ही विशाल भूखंड का हिस्सा थे। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, जब टेक्टोनिक हलचल की वजह से भारतीय प्लेट मैडागास्कर से टूटकर अलग हुई और उत्तर की तरफ खिसकने लगी, तो उस टूटने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा झटका लगा। अच्छा, क्या ये वैसा ही है जैसे अगर हम कोई बिस्किट तोड़ें तो टूटने वाली जगह पर एक किनारा अचानक से ऊपर की तरफ उठ जाता है? ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अरे वाह! प्रायद्वीप का पश्चिमी किनारा अचानक से ऊपर की ओर उठ गया, जिससे एक बहुत तीखा कगार या एस्कार्पमेंट बन गया। इसीलिए दक्षिण में पहुंचते ही पश्चिमी घाट अचानक इतनी ऊंचाई हासिल कर लेते हैं। क्या बात है। अच्छा, डोडा बेटा के जिक्र में एक और चीज बहुत दिलचस्प है। इसकी ढलानों पर फैले शोला वन। शोला फॉरेस्ट्स। स्रोत में यह भी लिखा है कि इसके शीर्ष पर 2 दूरबीनों वाली एक वेधशाला है, मानो शोला वनों का नजारा देखने के लिए प्रकृति की बालकनी बनी हो। लेकिन ये शोला वन इतने खास क्यों हैं? ये शोला वन ना दक्षिण भारत के पर्यावरण के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। वो कैसे? ये ऊंचे पहाड़ों की घाटियों में पाए जाने वाले बहुत घने और बौने जंगल होते हैं, जो चारों तरफ से घास के मैदानों से घिरे होते हैं। हाँ, सबसे खास बात यह है कि इन जंगलों के फर्श पर गिरे हुए पत्तों, काई और ऑर्गेनिक मैटर की इतनी मोटी परत जम जाती है कि वो एक विशाल प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती है। अच्छा, यानी जब भारी बारिश होती है तो ये स्पंज सारा पानी सोख लेता है। बिल्कुल। वो ह्यूमस पानी को तुरंत बहकर नीचे नहीं जाने देता, वो उसे सोख लेता है और फिर पूरे साल धीरे धीरे उसे छोटी धाराओं और नदियों में छोड़ता रहता है। यार, ये तो बहुत ही कमाल का मैकेनिज्म है ना? और इसी दक्षिणी ताज का सबसे बड़ा नगीना है अनाईमुड़ी। 2695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये केरल में है, जो पश्चिमी घाट और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी। ये एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिणी भाग में है। स्रोत के डेटा में यहाँ हाथियों का जिक्र है, जो दिखाता है कि ये जगह इन विशाल जीवों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और ये इस बात का प्रमाण है कि पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के पर्यावरण संतुलन की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। अगर वे शोला वन व पानी सोखना बंद कर देना तो अनाईमुड़ी और एराविकुलम के आसपास का पूरा जल चक्र टूट जाएगा, नदियां सूख जाएंगी और हाथियों जैसे विशाल वन्य जीवन का वहां टिके रहना असंभव हो जाएगा। सच में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इस पूरी यात्रा के बाद स्रोत में एक एलिवेशन मैट्रिक्स दिया गया है। हाँ, जो इस पूरी तस्वीर को एक पैमाने पर रखता है। बिल्कुल। और जब हम इन सभी पहाड़ों को एक ग्राफ पर रखते हैं तो एक चौंकाने वाला अंतर दिखता है। क्या? दक्षिण में अनाईमुड़ी 2695 मीटर है, लेकिन उत्तर में K2 8811 मीटर और नंदा देवी 7816 मीटर है। हिमालय की चोटियां मध्य और दक्षिण के पहाड़ों से लगभग 3 से 4 गुना बड़ी हैं। वे इस चार्ट में सचमुच बाकी सबको बौना साबित कर रही हैं। क्या हम इतने विशाल पहाड़ों के होने को बहुत सामान्य बात मान लेते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये मैट्रिक्स ना सिर्फ ऊंचाई के आंकड़े नहीं दिखा रहा है। तो और क्या दिखा रहा है? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत के उत्तर में जो भूगर्भीय ताकतें काम कर रही हैं वो कितनी प्रचंड हैं। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय प्लेट अभी भी बहुत तेज गति से यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है। मतलब हिमालय आज भी बन रहा है और बढ़ रहा है। हाँ, हर साल कुछ मिलीमीटर। ये टक्कर इतनी जोरदार है कि इसने पूरी दुनिया के भूगोल और जलवायु को बदल दिया है। बाप रे! यही बात स्रोत के अगले और सबसे बड़े विजुअल में साबित होती है, ग्लोबल लीडर बोर्ड। हाँ, 7 महाद्वीपों की लिस्ट। बिल्कुल। ये दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों का लिस्ट है। इसमें दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ, उत्तरी अमेरिका का डेनाली, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का माउंट एल्ब्रस, अंटार्कटिका का विंसन मासिफ और ऑस्ट्रेलिया का कोसियुस्को शामिल है। जी। लेकिन इन सबके ऊपर
एशिया का प्रतिनिधित्व करता हुआ माउंट एवरेस्ट विराजमान है। हमारा एशिया सचमुच दुनिया के शीर्ष पर है। और एशिया का यह ताज इस बात का सबूत है कि हमारी पृथ्वी का भीतरी इंजन सबसे ज्यादा यहीं सक्रिय है। बिल्कुल। ये पहाड़ इतने विशाल हैं कि वे वायुमंडल की ऊपरी परतों में चलने वाली जेट स्ट्रीम्स को 2 हिस्सों में चीर देते हैं। इससे सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि पूरे ग्रह के मौसम का पैटर्न तय होता है। सच में अद्भुत। तो आज की इस चर्चा के अंत में स्रोत सामग्री एक बहुत ही शानदार ज्ञान अनलॉक विजुअल दिखाती है। नॉलेज अनलॉक? हाँ, संदेश साफ है। हमने भारत के प्रमुख पर्वतों और उनके रहस्यों को सफलतापूर्वक डिकोड कर लिया है। मिशन पूर्ण। बिल्कुल। सच कहूं तो आज वास्तव में कई ताले खुले हैं। हाँ, हमेशा पहाड़ों को सिर्फ एक स्थिर तस्वीर या पत्थरों की दीवार मानते थे, लेकिन आज साफ हो गया कि ये मशीन के ऐसे पुर्जे हैं जो मौसम बनाते हैं और जीवन को आकार देते हैं। और ज्ञान की सबसे बड़ी कीमत यही है कि उसे केवल याद न किया जाए बल्कि उसके काम करने के तरीके को समझा जाए। सही बात है। इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।